नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीओजी टेक में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताने वाले हैं कि जो अक्सर आपको लोगों को फील्ड में आते रहते हैं। जैसे कि क्या पर्ल वाइन लीगल है, पर्ल वाइन इंडिया में कब से है, और पर्ल वाइन को आरबीआई ने क्या अथॉरिटी दे चुकी है, क्या भारत सरकार पर्ल वाइन को मानती है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पर्ल वाइन लीगल है? क्या पर्ल वाइन जितना बोल रही है उतना इनकम देगी? क्या पर्ल वाइन भाग गई तो? क्या पर्ल वाइन को भारत सरकार का सपोर्ट है? क्या भारत में पर्ल वाइन लीगल है? क्या आरबीआई की इसके बारे में क्या विचार है? क्या आरबीआई में यह लीगल है पर्ल वाइन? ये सारी तमाम बातों के ऊपर कानूनी तरीके से हम आज देखते हैं। अब कानूनी तरीके से, कानूनी भाषा में अगर हमें कोई अच्छी तरह से समझा सकता है तो कोई कानून का जानकार ही इसे समझा सकता है दोस्तों। और कानून का एक ही व्यक्ति जानकार होता है जिसको सारे कानून के दांवपेच पता होते हैं, जो सफेद को काला और काले को सफेद करने की बखूबी कला जानता हो। ऐसा अगर कोई है तो हम कहते हैं हर दवारे, हाँ वो तो काले कोट वाला है। और वही काले कोट वाला आज हमारे बीच में आपके सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। पर्ल वाइन के लीगलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। इंडिया में क्या हमारा पर्ल वाइन लीगल है, इसके बारे में आज हमें बताने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको फील्ड में यह सवाल बहुत बार आते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। और हम हमारी समझ के द्वारा जो हमें समझ में आए उस प्रकार से हम जवाब देकर उठ के चले आते हैं, क्योंकि खुद हमें पता नहीं होता। तो आपको जानने का आज मौका मिला है। हमारे बीच में हाई कोर्ट के एडवोकेट लखनऊ से श्रीमान अशोक बाजपेयी सर आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, जो हमें सारी तमाम पर्ल वाइन की लीगलिटी के बारे में, कानूनी तौर तरीके के बारे में, कानूनी प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आज विथ एविडेंस आपको बताने वाले हैं कि आरबीआई ने कौन से एविडेंस के द्वारा इसको मान्यता दी है, भारत सरकार के पास कौन सा एविडेंस है, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई न करने का, इसके बारे में बाजपेयी साहब आप हमें बताने वाले हैं। तो आप सभी के सहयोग से, मैं अकेला काफी नहीं हूं इतने बड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए, इसलिए आप सभी के सहयोग से दोस्तों, सबका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। कृपया नीला बटन दबाएं, माइक को अनम्यूट करें और सभी लोग जोरदार ग्रैंड वेलकम के साथ सर का स्वागत करें। तालियों के साथ वेलकम कहकर सर का स्वागत करें। तो मैं बुलाने जा रहा हूं श्रीमान अशोक बाजपेयी सर को कि वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर। स्वागतम, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम बाजपेयी सर, मोस्ट वेलकम। सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ऑडियंस मंच को प्रणाम करता हूं। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम अशोक बाजपेयी है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करता हूं और यहाँ पे 1990 से मैं वकालत कर रहा हूँ। उसके पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुल्तानपुर में सन 82 से मैं वकालत कर रहा हूँ और करता था। और लॉ मैंने 1981 में पास किया था। और पर्ल वाइन में मैं कैसे आया उसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं कई बार रख चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड में मैं वो रखना चाहूंगा कि कोरोना काल में जब सारे कोर्ट्स बंद थे, इनकम बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, हम लोगों की विशेष मांग पर 2 हफ्ते के लिए हाई कोर्ट खोला गया था। तो उस दिन का काम समाप्त करके जब मैं घर जाने वाला था तो हमारे रामप्रीत सर जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, वो हमारे सहयोगी मिस्टर एसपी गुप्ता जी आए और कार में बैठ के रामप्रीत सर जी हमको इसका प्लान बताने लगे। लेकिन संजोग से उस दिन पता नहीं कहाँ से हमारे घर में कुछ क्लाइंट्स हमारे पहुंच गए थे। वहां घर से फोन आ गया, वो जानना चाह रहे थे मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगा। तो मैं घर चला गया उनसे अनुमति लेकर। अगले दिन रामप्रीत सर जी ने मुझे इसके प्लान के बारे में काफी डिटेल से बताया। मेरा मन बिल्कुल साथियों नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी रुचि इन सब कामों में बिल्कुल नहीं थी और मैं समझता था कि इन सब कामों में तमाम समय भी देना पड़ेगा, जिसका मेरे पास अभाव रहता है। तो प्लान दिखा के रामप्रीत सर चले गए। तो उनके जाने के बाद मेरा मन मुझे कचोटने लगा। तो मैंने ऑनलाइन जहां से भी पर्ल वाइन के बारे में या इस तरह के बिजनेस के बारे में जो भी मुझे नॉलेज मिल पाई,
इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और लॉ जर्नल से कुछ एक्ट्स को पढ़ के मैंने सारी कलेक्ट की, गैदर की, और उसमें मुझे संयोग से एक बहुत अच्छा केसला मिल गया जिसका नाम था मोबाइल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें हुआ क्या था कि 6 अप्रैल 2018 को हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसी बैंक के सुपरविजन और कंट्रोल में हमारी देश के जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने बैंक्स हैं, सारे इनके अधीन होते हैं, काम करते हैं। उनकी डिक्टेट को, उनके ऑर्डर्स को, उनके डायरेक्शंस को सबको पालन करना ही होता है। तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमेशा से एक आशंका साल रही थी कि ये जो ऑनलाइन वर्चुअल में काम होने लगा है, वर्चुअल करेंसी में काम होने लगा है, इससे कहीं हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर न बढ़ जाए, या उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम न होने लगे। और ये आशंका उसको थी। और दूसरी चीज, जो इस ऐसे कामों में तमाम सारे जोखिम हैं, रिस्क हैं, तो उसके मद्देनजर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम अपनी रिपोर्ट्स समय समय पर जारी करता रहता था। उसने न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग भी कराई थी। तो उसी के मद्देनजर 6 अप्रैल 2018 को, शायद मैं समय डेट सही बता रहा हूँ, अगर गलत होगा तो अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं हो सकता करेक्ट भी करूँ, इसे 6 अप्रैल 2018 ही डेट थी। उन्होंने 2 प्रतिबंध लगा दिए थे। पहला प्रतिबंध ये लगाया था कि वर्चुअल करेंसी में लोग काम करना बंद कर दें, या दूसरा प्रतिबंध लगाया था उन बैंकों के लिए था कि वो सारे बैंक ऐसे लोगों से अपने रिलेशन समाप्त कर लें। तो जो दूसरा प्रतिबंध था उसका असर ये हुआ कि जिन लोगों के अकाउंट्स बैंकों में थे, जो वर्चुअल में डील कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन बैंकों ने ऐसे सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया। तो इससे हाहाकार मच गया, सारे लोगों का पैसा ही जो अवरुद्ध हो गया, बैंक का लेन देन, खाते का संचालन ठप हो गया, सारा उनका कारोबार वहीं पे रुक गया। तो लोग बहुत परेशान हुए। तो तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक पिटीशन आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। इसी तरह से तमाम सारे लोग जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत पिटीशन फाइल किया। उसी पिटीशन का नाम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, उस एसोसिएशन का नाम था, वो अग्रणी केस बना। इसके अलावा विभिन्न हाई कोर्ट्स में भी तमाम सारी पिटीशन हुई थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को मनाही कर दी थी कि कोई भी हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि जिन भी हाई कोर्ट्स में इस नेचर की पिटीशंस फाइल हुई हों, वो सारी पिटीशंस हाई कोर्ट को ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दी जाए। तमाम सारी पिटीशंस और भी ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई, और तमाम 2-3 पिटीशंस और इस तरह से हुई थी जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चाह रहा था वही प्रेयर करते हुए पिटीशंस कुछ फाइल हो गई थी। तो सारी पिटीशंस कंसोलिडेट हो गई। कंसोलिडेट का मतलब है कि क्लब कर दी गई, एकजाई कर दी गई, और सबकी सुनवाई एक साथ होगी। तो उसकी सुनवाई जब हुई तो बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, और 180 पेज का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने उसको दिया, और एक एक माइनर से माइनर, माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट उन्होंने डील किया है, डिस्कस किया है, और वो जो उनका ऑब्जर्वेशन है, वो क्यों इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे, क्यों ऐसी फाइंडिंग दे रहे हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर को कंसीडर करते हुए उन्होंने एक एक चीज को स्पष्ट रूप से अपने जजमेंट में उसका उल्लेख किया है, लिखा है, उद्धृत किया है। तमाम सारे जजमेंट्स देश विदेश के जो विभिन्न करेंसीज को डील करते थे उनके बारे में, चाहे वो वर्चुअल करेंसी हो, पेट्रो करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, आप इंटरनेट करेंसी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में कह सकते हैं, इनके एसेट्स, सारी करेंसीज के जो एसेट्स हैं उनके बारे में, तमाम सारे कॉइन्स के बारे में, खासकर बिटकॉइन्स के बारे में था। तो ये सब जब जजमेंट मैंने पढ़ा, उससे संबंधित जो लॉज थे वो मैंने पढ़े, तो मैंने ये पाया, मैं बहुत संक्षेप में साथियों रखना चाह रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये जजमेंट जब मैंने पढ़ा, उस जजमेंट में ये हुआ था कि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, FATF की रिपोर्ट थी, और ED की रिपोर्ट थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की रिपोर्ट थी, BIS की रिपोर्ट थी, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी। मैं सबका नाम लूंगा तो उसमें भी 10 मिनट चला जाएगा। और FATF को तो हमेशा ये सालता रहता था कि ऐसा जो काम वर्चुअल में काम हो रहा है, ये लेन देन हो रहा है, क्रिप्टो का लेन देन हो रहा है, इसमें कब किसने किसको पैसा भेजा इसका पता भी नहीं चलता है, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग 2 चीजें उसको बहुत ज्यादा साल रही थी। और जब ओसामा बिन लादेन के गुर्गों ने अमेरिका के कौन सा टावर था उसको ध्वस्त कर दिया था, तो उसके बाद से तो उसकी आशंका और बढ़ गई। तो इन लोगों ने जो अपनी आशंका थी, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक व्यूह रचना की। उस व्यूह रचना के तहत एक
अली शुक्री अमीन नाम का एक टेररिस्ट पकड़ा भी गया। उसने कन्फेस किया कि हाँ साहब, हम लोग टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, असलहों की खरीद फरोख्त का इस्तेमाल करते हैं, हमारा 2000 से ज्यादा लोगों का ट्विटर अकाउंट है और हम लोग कहाँ पे कौन सी आतंकवादी गतिविधि करनी है उसका निर्देश देते हैं। तो ये सारी बातें सब, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट पूरा ये सब आया। उसमें बहुत सारे एक्ट्स और देश विदेश के जो करेंसीज हैं, हर देश की करेंसी में कुछ ना कुछ विभिन्नता है और विदेशों के भी तमाम सारे जजमेंट साइट हुए थे, उस सब को डील किया, डिस्कस किया। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में कहा। उसमें साथियों मिंट का भी जिक्र आया, हालांकि पर्लवाइन का नाम नहीं आया है, उसमें मिंट का भी जिक्र आया है, सतोशी मोटोनाका का भी नाम आया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 अप्रैल 2018 का सर्कुलर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसको सेट असाइड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया और ये कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आशंका है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो निर्मूल है। ऐसा कोई काम जो वर्चुअल में लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को टेक ओवर करना चाह रहे हो या उस पर आघात लगाना चाह रहे हो, बल्कि वो एक तरह से सहायता ही कर रहे हैं। पिटीशन अलाउ कर दिया, बहुत सारी खुशियां छा गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें और की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया कि वो सारे बैंकों को ये आदेश पारित करे कि वो तुरंत, जिन बैंकों ने लोगों के अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं, ऐसे बैंक तुरंत लोगों का अकाउंट डिफ्रीज करें और उनका जमा हुआ पैसा तुरंत वापस करें। वापस ही ना करें बल्कि ब्याज सहित वापस करें, जो उस समय मार्केट दर थी ब्याज की, ब्याज सहित वापस करें। तो बहुत खुशियां छा गई। और आपके मुंबई वर्ली ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक में एक डिसीडीएम आर्ट, नाम ठीक से नहीं आ रहा उस कंपनी का, उसका तो बहुत सारा पैसा था, 12 करोड़ से ज्यादा अकेले का उसका पैसा था। आप लोग समझ लिए कितनी बड़ी बड़ी रकम जो है फ्रीज हुई थी। तो वो जब मैंने जजमेंट पढ़ा, उसमें जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी थी उसको मैंने पढ़ा और जब पर्लवाइन के संदर्भ में या इस तरह के बिजनेस के संदर्भ में मैंने उसका मूल्यांकन किया तो ये पाया कि ये तो बिल्कुल लीगल काम है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं हम करते हैं जो हमारे देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करते हो, इन्फ्रिंजमेंट करते हो या कानून के दायरे से बाहर जाके हम कोई काम करते हो। मैं तो ये कहता हूं कि देश का ही नहीं, विदेशों के कानून का भी हम उल्लंघन नहीं करते। हमारा पर्लवाइन बिजनेस जो है ग्लोबल बिजनेस है। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे 156-157 प्लस कंट्रीज में ये रन कर रहा है। तो इसमें विदेश में भी काम हो रहा है, तो विदेशों में भी जो कानून है उनके बारे में भी हमको देखना होगा कि क्या उनका कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो उनका भी हमारा ये सिस्टम कहीं से कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब मैंने कई बार ये कहा कि एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर उठेगा जब हम विदेशों की बात करेंगे, तो आप जरूर पूछेंगे हमसे कि क्या विदेशों के सारे कानून मैंने पढ़े हैं। तो साथियों, इसका जवाब यह है कि मैंने विदेशों के सारे कानून नहीं पढ़े हैं, लेकिन कानून कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, उसका मुझे नॉलेज है, उसकी जानकारी है। और लीगल जूरिस्प्रूडेंस पे आधारित होते हैं सारे देश के कानून, अपने भारत का हो या किसी भी देश का कानून हो। तो लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो फंडामेंटल्स हैं, जिन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, डील करते हुए कानून बनाए जाते हैं, उनका मुझे ज्ञान है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि विदेशों के कानून का भी हमारा पर्लवाइन सिस्टम कोई उल्लंघन नहीं करता है। न यहाँ पे हम कोई चिटफंड का काम करते हैं, न यहाँ पे हम मनी सर्कुलेशन का कोई काम करते हैं, न यहाँ पे हम कोई पोंजी स्कीम चलाते हैं, न यहाँ पे कोई पिरामिड स्कीम है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। फिर जो पैसे का आवागमन होता है, पैसे का लेन देन होता है, जो मिलता है वो कैसे मिलता है वो सभी लोग जानते हैं कि क्राउड फंडिंग भी 3 तरह की होती है मेनली। अब टुकड़ों में करके तो आप 6, 7, 8 तरह की भी गिना सकते हैं, लेकिन मेन 3 तरह की होती हैं। एक इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, एक रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे भारतीय कानून उसको अलाउ नहीं करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पर्लवाइन सिस्टम में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग का कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है क्राउड फंडिंग का वो डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड है, जो कि भारतीय कानून पूरी तरह से परमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो पैसों का लेन देन होता है क्राउड फंडिंग के आधार पर, वो भी लीगल क्राउड फंडिंग है। तो और मनी सर्कुलेशन के बारे में लोग कहते हैं कि आप इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर आप पहनाते रहते हैं, मनी सर्कुलेट करते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी मनी सर्कुलेशन यहाँ नहीं हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि मनी सर्कुलेशन जो है हमारे भारतीय कानून में अपराध है,
1978 में एक लॉ आया था, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, सभी लोग उससे परिचित होंगे। तो उसमें जो चिट फंड में काम और मनी सर्कुलेशन में काम हो रहा था, तो हमारे इस कानून में 2 साल की मोहलत दी गई थी ऐसे लोगों को जो इस मनी सर्कुलेशन या चिट फंड में काम कर रहे थे, कि वो अपने काम को बदल दें, अपने काम के प्रारूप को बदल दें, तब्दील कर लें और मनी सर्कुलेशन और चिट फंड से बाहर आके काम करें। तो जिन लोगों ने काम उससे बाहर नहीं आए थे, काम करते रहे थे, उनकी अरेस्टिंग भी हुई थी, उनके खिलाफ मामले भी चले थे, उसमें बहुत सारे केसेस भी हुए थे। बंगाल का गुहा वाला केस तो बहुत महत्वपूर्ण केस है, सभी लोग जानते होंगे। अब मैं उनमें सब में जाऊंगा तो और समय लगेगा, तो मैं अपने को समराइज करते हुए कि यहाँ पे मनी सर्कुलेशन का कोई भी काम हमारे परलवाइन सिस्टम में नहीं होता। मनी सर्कुलेशन है क्या, कानून ही की पेचीदगियों में न जाके अगर साधारण शब्दों में हम मनी सर्कुलेशन को समझना चाहेंगे तो मनी सर्कुलेशन जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप उसको फर्म कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, आप अपनी परलवाइन सिस्टम को मान लीजिए, अपने किसी भी मेंबर्स को, अपने किसी प्रमोटर्स को, अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने किसी एम्प्लॉय को, यानी उससे जुड़े कोई भी जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनको क्विक मनी या इजी मनी, इस पे ध्यान दीजिएगा साथियों, क्विक मनी या इजी मनी देने का प्रॉमिस, 3 शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्विक मनी, इजी मनी और प्रॉमिस। तो यहाँ पे हम मनी सर्कुलेशन का अपराध करने की तरफ बढ़ चले हैं, हम करने लगते हैं, शुरुआत होने लगती है। और उसमें कहीं अगर हम टाइम पीरियड जोड़ दें कि 6 महीने में हम इतना कर देंगे, आपका दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे, साल भर में इतना पैसा दे देंगे, तो मनी सर्कुलेशन बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्या हमारे परलवाइन सिस्टम में ऐसा कहीं कोई प्रॉमिस है। साथियों, कहीं कोई प्रॉमिस नहीं है, बल्कि परलवाइन सिस्टम ने अपने नोटिफिकेशन में तो ये कह रखा था कि अपने हानि लाभ, अपने पैसे के जिम्मेदार हम आप स्वयं ही होंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमें इस सिस्टम को बताने वाला हो, हमारा अपलाइन हो, हमारा प्रमोटर हो, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी भी तरह से परलवाइन से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स, सबको बख्श रखा है परलवाइन सिस्टम ने। कहा कोई जिम्मेदार नहीं है, अपने हानि लाभ के, अपने पैसे के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ कोई प्रॉमिस ही नहीं है। इसी तरह से ऑटो पूल्स में भी कहीं कोई प्रॉमिस नहीं है। तो जब मैंने ये पूरा इसका देख लिया और पाया कि कहीं से कोई यहाँ पे गैर कानूनी काम नहीं होता है, तो मैंने रामप्रीत सर जी को फोन करना ही चाह रहा था कि उधर से रामप्रीत सर जी का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि सर जी मैं आपके घर आना चाहता हूं। तो मैं तो यही चाह ही रहा था, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन वो उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाए, अगले दिन आए और फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई। तब से मैं आप लोगों की मीटिंग में आके, विभिन्न मंचों पे जाके अपने ग्रेट लीडर्स के द्वारा सीख रहा हूँ। और साथियों, एक चीज का मुझे ध्यान आ गया, मैं यही प्रतिवाद करना चाहूंगा, वकील लोग काले को सफेद, सफेद को काला बिल्कुल नहीं करते। ये भ्रम है समाज में। हम लोग असिस्ट करते हैं न्याय के लिए कि लोगों को न्याय मिल सके, अदालतें न्याय दे सकें। ये भ्रम है कि हम लोग काले को सफेद कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने की हम लोगों की मनाही भी है, हम लोग भी एथिक्स से, तमाम चीजों से, नीति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करना हमारा कानून परमिट नहीं करता है। हमको असिस्ट करना होता है कि कोर्ट न्याय कर सके, तो न्याय में हम लोग सहायता करते हैं, तो इतना हमारा काम होता है। और अपने क्लाइंट्स जो झूठे मुकदमों में फंसाए गए होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जब मैं इससे जुड़ गया तब से सीखते हुए मैं बराबर एंजॉय कर रहा हूं। और अब तो हमारा ये सिस्टम जो क्रिप्टो में पहुंच गया है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए।